चीर के ज़मीं में उम्मीद को बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। नमस्कार दर्शकों और मेरे किसान बहन भाइयों, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कृषि दर्शन। किसान एक ऐसा हमारी धरती पर इंसान है जिसको अन्नदाता ही नहीं भगवान स्वरूप भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ईश्वर के साथ प्रकृति से सीधा संबंध भी रखता है, यही वो इंसान है जो उपज लाकर धरती पे अन्न को बोता है, जो बंजर ज़मीं पर भी फल बोता है। तो आज हम बात कर रहे हैं फल की और सब्जियों की, नए आयाम और विकास की। आज हम बात करने वाले हैं नए फल और सब्जियों की स्थापना की। मेरे किसान बहन भाइयों के लिए आज हम लेकर आने वाले हैं नए आयाम और विकास, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वैज्ञानिक और आंचलिक कृषि अनुसंधान के डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं, जो आज हमारे साथ इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से परिवर्तन के साथ, मौसम के बदलाव के साथ नए फल और सब्जियों की स्थापना की जाती है। डॉक्टर सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी और हमारे किसान बहन भाइयों को भी ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जलवायु है, जिस तरह से मध्य प्रदेश का वायु स्तर है और जिस तरह से उपज की भूमि यहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के इस तरह की स्थापना में अगर कहा जाए तो किस फल और सब्जियों की स्थापना की जा सकती है? देखिए किसान भाइयों, हम जैसा कि जानते हैं मध्य प्रदेश में उद्यानिकी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस समय लगभग 21 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में किसान भाई उद्यानिकी फसलें, जिसमें फल, सब्जी, फूलों की खेती, औषधीय पौधों की खेती और मसालों की खेती करते हैं। जहाँ तक बात है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के हिसाब से हमें कौन कौन से फलों को लगाना चाहिए, तो यहाँ पर फलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में संतरे की खेती होती है और बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहाँ किसान भाई संतरे को लगाते हैं। इसके बाद स्थान आता है हमारा अमरूद का। बहुत सारे हमारे ज़िले ऐसे हैं, चाहे भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर आदि ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अमरूद की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। इसके अलावा भी अन्य फलों की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जैसे जगह पे केले की खेती होती है। पपीता मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं। नींबू, जो इस समय आप देख रहे हैं बाज़ार में कितना अच्छा किसान भाइयों को भाव मिल रहा है, नींबू, मौसमी। इसके बाद सीताफल, बेल, बेर और कई सारे इसके अलावा भी जो छोटे छोटे फल होते हैं उनको भी मध्य प्रदेश में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इस तरह की फसलों को हम अपने खेतों में कर सकते हैं और उपज बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किन किन तरह की फसलों के साथ साथ अगर हम बोलें तो किसान बहन भाइयों को किन खेतियों में और किन किस तरह की फसलों को करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब हम फलों की खेती की बात करें, विशेषकर उद्यानिकी में जैसे हम फलों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे इधर की भूमि कैसी है। यानी भूमि के कई प्रकार होते हैं। किसी किसान के इधर भारी भूमि होती है, किसी के इधर हल्की भूमि होती है। कहीं पर जो भूमि का स्तर होता है 2 या 4 फीट ही होता है, उसके बाद कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है भूमि। दूसरे स्थान पर आता है कि वहाँ की क्षेत्रीय जलवायु कैसी है, और तीसरी बात आती है कि हमारे पास सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता क्या है। इन तीनों को ध्यान में रख के ही फलों की खेती करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हल्की ज़मीन है, पानी सामान्य स्थिति में पानी अच्छा है, तो हम किसी भी प्रकार की फलों की खेती कर सकते हैं। इसमें आम हुआ, अमरूद हुआ, मौसमी, संतरा, इनको लगा सकते हैं। अगर हमारे पास हम देखते हैं कि हल्की ज़मीन है, पानी का स्तर भी कम है, तो ऐसे में आंवला, बेर, बेल, सीताफल, इन फसलों को लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। और ये ध्यान रखें कि इन फसलों को जब हम लगाते हैं तो गहरी काली मिट्टी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से पपीते की जब हम बात करते हैं, क्योंकि पपीता एक ऐसा फसल है जो कम समय में ज़्यादा उत्पादन देता है, तो वहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि पाला ना पड़ता हो। ऐसी जलवायु हो जहाँ पर पाला नहीं पड़ता हो, ज़मीन में जल निकास अच्छा हो, यानी भूमि में पानी नहीं रुकता हो, और पानी की उपलब्धता भी बराबर हो। जब हम जैसे हम संतरे की बात कर रहे थे, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैमाने पे लगाया जाता है, पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन होता है, तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि गहरी काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। गहरी काली मिट्टी में, क्योंकि इसकी जड़ें उथली होती हैं, और अगर हमने इसको गहरी काली मिट्टी में लगाया तो 2-3 साल बाद इसका उत्पादन नहीं मिलेगा। तो यानी जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए, हल्की भूमि होनी चाहिए। इसी तरह से सीताफल, पिछले कुछ समय में हम देखते हैं सीताफल से उत्पादन अच्छा मिलता है और किसानों को भाव बहुत अच्छा मिल रहा है।
तो वो ऐसी ज़मीन जो हमारे खेत की थोड़ी सी बंजर ज़मीन है वहाँ पर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना है कि हमारे पास भूमि कैसी है। अगर अच्छी भूमि है तो हम आम, अमरूद, नींबू, मौसमी जैसी फसलों पे जा सकते हैं। थोड़ी हल्की ज़मीन है तो संतरा, नींबू, संतरे के साथ साथ अपन देखेंगे सीताफल लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग अनार की खेती भी मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है किसान भाइयों, जिन जगहों पर पानी ज़्यादा गिरता है, जैसे हम देखते हैं कि मंडला वाला क्षेत्र हो गया, डिंडोरी वाला क्षेत्र हो गया, जबलपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती है। तो बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर हम ऐसी फसलों का चयन करें, विशेषकर जैसे सीताफल है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है, बेल हुआ, बेर हुआ, आंवला हुआ, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो फसलों का चयन करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी जलवायु भूमि कैसी है। औद्यानिक खेती की बात हम कर रहे हैं, फलदार खेतियों की हम बात कर रहे हैं, फलों की जैसे हमने बात की, तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फल किस किस किस्म के होते हैं, किस किस तरह के फल होते हैं और उनकी किस्में क्या हैं। देखिए, किस्में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। किस्मों के नाम से ही फल बिकता है। जब आप सब्जियों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप ध्यान नहीं रखते हैं या ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती कि हमने टमाटर कौन सी किस्म का लाएं। जब आप आम खरीद के बाज़ार से लाते हैं तो ज़रूर देखते हैं कि ये दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है। संतरा लेकर आएंगे तो देखेंगे कि आप ये कौन सा संतरा है, नागपुरी संतरा है, किन्नो है, कौन सा संतरा है। तो इसी तरह से किस्में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और किस्मों को ध्यान में रख के ही फलों को लगाना चाहिए। जैसे अगर संतरे की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो नागपुरी संतरा है उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। कुछ कुछ स्थानों पर जैसे हमारा ग्वालियर वाला क्षेत्र, यहाँ पर किन्नों की भी खेती होती है, जो किन्नो भी एक प्रकार का संतरा होता है। इसी प्रकार से जब अमरूद की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में अमरूद बहुत ज़्यादा जिलों में लगता है और इसका किसान भाइयों को रेट भी अच्छा मिलता है। तो अमरूद में हमको ध्यान में रखना है कि ऐसा अमरूद हो जिसमें गूदा ज़्यादा हो, बीज कम हो, बीज सॉफ्ट भी हो, यानी मुलायम बीज हो। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि सरदार या L49, इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित, श्वेता, इस तरह की जो किस्में हैं उनको लगाएं। आप जब अनार की बात करते हैं तो अनार में भी किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अनार में आप देखेंगे कि बाज़ार में कुछ किस्में ऐसी होती है जो आकार में बड़ा होती है, भगवा रंग की होती है, जो एक भगवा किस्म होती है, इसको बाज़ार में रेट अच्छा मिलता है। तो किस्मों का आप चयन करेंगे उसी हिसाब से बाज़ार भाव मिलता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर खेती कर रहे हैं फलों की तो ऐसी किस्मों का चयन करें जो हम दैनिक आहार के रूप में भी, टेबल पर्पस में भी यूज़ कर सकें और जो हमारे उद्योग लगे हुए मध्य प्रदेश में जो प्रसंस्करण करते हैं। आप देखते होंगे कि आजकल जो फलों का रस का बहुत चलन बढ़ गया है, चाहे वो संतरे का रस हो, आम का रस हो, जामुन का हो, अनार का हो, तो उसके लिए विशेष किस्मों की आवश्यकता होती है। जैसे आम की अगर हम बात करते हैं तो दशहरी, लंगड़ा और चौसा किस्में जो हम ज़्यादातर खाते हैं वो हम क्या करते हैं कि वो रस के लिए काम नहीं आती, उसके लिए हमें दूसरी अल्फांसो होता है जो रत्नागिरी में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद तोतापुरी होता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो किस्मों का चयन इस प्रकार से करें कि हम अगर प्रसंस्करण के लिए कर रहे हैं तो दूसरी किस्में लें और जिसका बाजार भाव अच्छा मिलता है उन किस्मों का हम चयन करें। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह के किस्मों को हम अपने बागान में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किस तरह से फलबार की स्थापना की जा सकती है, किस तरह के पौधे और किस तरह के फल इसमें किस तरह से लिए जा सकते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं ये फल और पौधे? देखिए, सबसे पहले तो इस समय अगर हम बात करें, क्योंकि हम जो महीना है गर्मियों की शुरुआत अच्छी हो चुकी है, तो सबसे पहले आप अपने खेत को तैयार कर लें। जो किसान भाई फल लगाना चाहते हैं तो खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी में हमको क्या करना है कि खेत को आप साफ कर लें, जिनके अंदर गेहूं, चना या दूसरी फसलें लगी थी खेत को साफ कर लें। फिर उसके बाद यही समय होता है कि जब खेत में आपको गड्ढे बनाने हैं। अभी फलों के पौधे लगाने नहीं हैं, अभी हमें सिर्फ गड्ढे बनाने हैं, जिससे गड्ढों को भी बनाने का एक तरीका होता है। आप देखेंगे कि जो फल ज़्यादा फैलते हैं जैसे आम हुआ, आंवला हुआ, ये बहुत, इनको है ना 8 से 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। और कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे अमरूद हुआ, इसके बाद हम देखेंगे सीताफल हुआ, इन फलों को थोड़ा पास में लगाया जाता है। तो जो भी हम फल ले रहे हैं, जो भी किस्मों को लगा रहे हैं, उस हिसाब से मार्किंग कर लें खाली खेत में। खाली खेत में मार्किंग करने के बाद आप
लगभग 2 से 3 फीट लंबा, गहरा और चौड़ा गड्ढा कर ले और उसकी जो मिट्टी है गड्ढे से ऊपर निकाल के रख दे। और इस समय चूंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और धूप पड़ने से जो इसके अंदर के कीटाणु होते हैं, खरपतवार के बीज होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो अभी 2 महीनों को गड्ढे को अच्छे से खोल के रखना है। फिर इसके बाद जब बारिश हो जाएगी, उसके पहले, बारिश होने से पहले हम गड्ढों को भरेंगे और बारिश होने के बाद हम पौधों को लगाएंगे। जहाँ तक बात होती है कि हमको कैसे पौधे लगाना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है। हमें ध्यान रखना है कि हम बीजू पौधे नहीं लगाएं, यानी जो पौधे बीज से तैयार होते हैं वो हमारे किसान भाइयों को नहीं लगाने। हमको कैसे पौधे लगाने हैं? हमको ग्राफ्टिंग या बडिंग मेथड के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं, जो कि कलमी पौधे आम बोलचाल की भाषा में कहलाते हैं, उन पौधों को हमको लगाना। इससे क्या होता है कि इनमें फल अच्छे आते हैं और इनका उत्पादन अच्छा होता है और जल्दी फलन इसमें शुरू हो जाता है, जबकि बीजू पौधे में इस प्रकार के नहीं होता है। अब लेना कहां से? लेना कहीं पर भी हमको ध्यान रखना है कि कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, कृषि महाविद्यालय होते हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग की जो नर्सरियां होती हैं वहां से लें। अगर आप प्राइवेट नर्सरी से भी ले रहे हैं तो बिल आवश्यक रूप से लें, क्योंकि एक बार जब पौधों को लेते हैं तो भविष्य में वो लगभग 20 से 50 साल तक लगे हुए रहते हैं। तो उसका बिल वगैरह लेके रखें कौन सी किस्म है। तो यानी विश्वसनीय स्थान से ही हमको फलों के पौधे लेना है, क्योंकि एक बार हम फलों को लगाते हैं और लगभग 50 साल तक उनसे फल लेते हैं। अगर गलत पौधा लग गया, गलत तरीके का पौधा हमने ले लिया, बीजू पौधा ले लिया, तो भविष्य में भी हमें उत्पादन उस मुताबिक नहीं मिलेगा और अच्छा हमको जो हम चाहते हैं कि फल बगीचों से फायदा मिले वो नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं कि अमरूद की खेती और सीताफल की खेती, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं जलवायु की भी, हम बात करते हैं भूमि की भी, हम बात करना चाहेंगे इस पर भी कि किस तरह से खेती की जाती है। अगर हम आम के पौधे को लगाते हैं तो क्या दूरी तय की जा सकती है, क्या दूरी हो संतरे के पौधे में, और सीताफल के पौधे को लगाने के लिए क्या जलवायु और क्या भूमि की आवश्यकता होती है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आम का पौधा अगर लगाना है तो हमें क्या दूरी, तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि आम के पौधे में किस्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा हम किस्म लगाते हैं तो इनको 8 से 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, लगभग 25 से 30 फीट की दूरी पर इसको लगाना चाहिए। जबकि आम की जो दूसरी किस्में होती, जो कम फैलने वाली किस्में होती हैं, इनमें अर्का अरुणा भी है, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए आप देखेंगे कि आम्रपाली किस्म है, उनको हम कम दूरी पे लगाते हैं। वो 2.5 मीटर से लेके 5 मीटर की दूरी पर भी लगाया जा सकता है। तो इसी तरह से अब अमरूद की अगर बात करते हैं तो अमरूद की जो साधारण दूरी होती है वो लगभग 20 बाई 20 फीट की दूरी पर होती है। लेकिन आज के समय में घनत्व, अति घनत्व और सघन खेती का चलन है। इसमें पौधों को पास पास लगाया जाता है और इसमें अगर हम देखते हैं तो अमरूद के जो पौधे होते हैं 2 मीटर से लेके 5 मीटर की दूरी तक भी लगाए जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि कतार से कतार की जो दूरी होती है वो तो हम ज़्यादा रखते हैं, जिससे उसके बीच में अंतर्वर्ती फसल लगाई जा सके। लेकिन जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 2 से लेके 5 मीटर के बीच में कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा पौधे आ जाएं और उत्पादन किसान को ज़्यादा मिले। लेकिन बीच की जो फसलें हैं, बीच में जैसे 2 साल तक जब हमारा पौधा फल नहीं देता है, जब तक हम उसमें दूसरी फसलों को लगा सकें। जैसे कि आपने सीताफल के बारे में बात की थी, जलवायु की, और मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त फसल है। लेकिन ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर बारिश कम होती हो, जहाँ की ज़मीन, भूमि ज़्यादा गहरी और काली ना हो, यानी हल्की मिट्टी, या कहना चाहिए कुछ हद तक ऐसी मिट्टी जहाँ पर हम दूसरी खेती नहीं कर सकते हैं, वो सीताफल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो भूमि, जलवायु, किस्मों, इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जलवायु की बात की है हमने, और हमने किस तरह से पौधों को लगाया जाए, किस तरह से उनका वृक्षारोपण किया जाए, ये हमने जाना है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिंचाई। किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था है, इस पर हम ज़रूर नज़र डालना चाहेंगे। देखिए, सिंचाई, जैसे आपने बोला, बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी कि सिंचाई के बिना, जल के बिना तो सब सून है। ऐसे ही पौधों के लिए भी बात होती है। अब इसमें सिंचाई के बहुत सारे विधि होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि गेहूं, चना, सोयाबीन जैसी फसलें होती, खाद्यान्न या दलहन फसलें होती है, उसमें कई किसान भाई बहाव पद्धति से भी पानी देते। लेकिन जब हम उद्यानिकी फसलें या फलों की खेती की बात करते हैं तो इसमें हम
बहाव पद्धति से पानी नहीं देते। इसके लिए टपक सिंचाई पद्धति, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहलाती है, ड्रिप इरिगेशन कहलाती है, वही इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इसका एक फायदा होता है कि पौधों की जड़ों के पास जहां पर पौधा लगा होता है, सीधा बूंद बूंद करके पानी उसी जगह पर गिरता है। इससे सबसे बड़ा फायदा कि हमें कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी में हम पौधे दे सकते हैं। जब पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, यानी जिस अवस्था में पौधों को जब जितना पानी चाहिए उसको हम नियंत्रित रूप से भी पानी दे सकते हैं। इसके बाद जो मजदूरों की समस्या आती है, जब आप खुले में पानी देंगे, बहाव पद्धति से देंगे, पाइप के माध्यम से पानी देंगे, तो ज़्यादा इसमें मजदूरी की आवश्यकता होती है या ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक विधि के द्वारा एक बटन ऑन करने से ही पूरे खेत में पानी चला जाता है। इसका एक और फायदा होता है, पौधों के लिए जब पोषक तत्वों की बात होती है तो इसके साथ पानी के साथ पोषक तत्व भी पौधों की जड़ों में सीधे जाते हैं, और साथ ही खेत में खरपतवार की भी समस्या नहीं होती और कम पानी में हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ और भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए कृषि दर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो एक बार फिर से हम लौटते हैं हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से फलबात की सब्जियों का स्थापना की जाए, किस तरह से फलदार सब्जी और औद्यानिक सब्जियों की हम बात कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ डॉक्टर हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से कीट, और अगर हम बात करें बीमारियों की फल में, तो मैं इसका थोड़ा जल्दी से आपसे उत्तर जानना चाहूँगी, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है। तो इसका देखिए, सबसे अच्छा है कि इसमें कीट और व्याधियों से नियंत्रण के लिए जब हम पौधों को लगाते हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पौधों की जड़ों से लगती हैं। तो जब हम गड्ढा कर रहे हैं तो इसको इस समय पे गड्ढों को कर दें और नए बगीचों को लगाने से पहले, जिससे उसके अंदर जो फफूंद जनित रोग हैं, ये जो हानिकारक कीट के अंडे वगैरह पड़े हुए हैं, वो धूप से नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, जब हम इसको पौधों को लगाते हैं उससे पूर्वी भूमि में हम कीटनाशकों को मिला देते हैं, विशेषकर जो दीमकनाशी दवाएं होती हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज़ जब होती है कि फलों के जब बगीचे में हम बीमारियों और कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए खेत की साफ सफाई रखें, और जहाँ पर भी फल लगा रहे हैं उनके थालों में जो नीचे तना है वहाँ पर आप किसी प्रकार का घास या कचरा ना होने दें, क्योंकि उनमें कीट एवं बीमारियाँ पनपती हैं। और इसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि खेत में कीड़े बीमारी लग रहे हैं तो जैविक विधि का प्रयोग करें। इसमें कई सारे जैसे संतरे जैसी फसलें होती, जब उसमें फल आता है तो फल मक्खी का प्रकोप होता है तो फल मक्खी का प्रपंच लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अमरूद में भी जो बारिश की फसल आती है उसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है, और बहुत सारे इस समय जैविक फफूंदनाशक एवं कीटनाशक का उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग करके आप फलों में कीट एवं बीमारियों से सुरक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं विजय अग्रवाल जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने हमारे किसान बहन भाइयों के लिए फलदार पौधे और सब्जियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ और इसके बारे में हमें औद्योगिक सिंचाई और किस तरह से खेती की जा सकती है इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी। इसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बने रहिए और आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन होगा।
कृषि शिक्षा क्षेत्र से नई पीढ़ी को खेती की ओर आकर्षित करे। देश में सामान्य रहेगा मानसून। गेहूं का सुरक्षित भंडारण और अच्छा बीज, अच्छा उत्पादन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करेगा। खेती को लाभकारी बनाने तथा भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती उपयोगी साबित होगी। प्राकृतिक खेती कर्मकांड नहीं बल्कि किसान की दशा और दिशा बदलने का एक अभियान है। मध्य प्रदेश जैविक खेती में अव्वल है। मैं भी 5 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करूंगा। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला में कही। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत ने कहा कि खेतों में जिस तरह से हम यूरिया और डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, उससे आने वाले 50 साल में भूमि बंजर हो जाएगी। ये यूएनओ की रिपोर्ट में बताया गया है। प्रतिवर्ष यूरिया और डीएपी की खपत बढ़ती जा रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ने के साथ उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। धरती की सेहत खराब हो रही है और आमजन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय प्राकृतिक खेती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसानों की लागत भी घटेगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि छोटे छोटे किसानों को इस अभियान से जोड़ेंगे ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक प्राकृतिक खेती के लाभ को बताकर प्रचार प्रसार कर जागरूकता पैदा की जाएगी। वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। अब प्राकृतिक कृषि में अव्वल बनाना है। कृषि पाठ्यक्रम में प्राकृतिक कृषि को शामिल करने के लिए समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि खेती की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। इसके लिए मैनेज संस्था हैदराबाद में 750 ट्रेनर तैयार हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में आधुनिक कृषि शिक्षा किसान बनाने वाला होना चाहिए, जिसका सिलेबस वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। कृषि शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी खेती की ओर आकर्षित होना चाहिए। श्री तोमर ने ये बात नई दिल्ली में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में कही। समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करंदलाजे तथा ICAR के महानिदेशक और डेयर के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री रूपाला ने खेतों में आए हमारे काफ़ी बदलावों को सिलेबस में शामिल करने का सुझाव देते हुए कहा कि निर्यात योग्य एक्वाकल्चर के बीज विकसित करने के संबंध में ICAR को काम करना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR के संस्थानों ने कोरोना संकट के दौरान भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने दलहन तिलहन मिशन पर फोकस करते हुए किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2022 के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक मानसून मौसमी वर्षा का LPA 99% होने की संभावना है और इसमें 5% की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान ये भी है कि देश भर में मानसून एक जैसा रह सकता है। भारत के उत्तरी भागों और इससे सटे मध्य भारत के कई हिस्से, हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों और दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की संभावना बताई गई है। भंडारण की अवधि में तापमान, नमी, घून, पई, चूहे, चिड़ियों, सूक्ष्म जीवों तथा भंडारण के गलत तरीके के कारण भंडारित किए गए गेहूं की मात्रा का कई प्रतिशत भाग बेकार हो जाता है। सुरक्षित भंडारण हेतु दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। भंडारण के पूर्व पुराने ड्रम, बोरियों की सफाई कर उन्हें तेज धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे कि उसमें छिपे हुए घुन और पई समाप्त हो जाए।
मिट्टी की कोठियों तथा कमरों को साफ कर ले और डाइक्लोरोबास की 100 मिलीलीटर मात्रा को 300 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर या मेलाथियान 50 EC के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से कमरे के फर्श, छत, दीवारों, खिड़की तथा दरवाजों पर छिड़काव करके कमरे को बंद कर दे। इसी घोल में पुराने बोरों को उपचारित कर सुखा ले। इसके बाद उसमें गेहूं भरे, कमरे में फर्श पर 2 फीट मोटा भूसा और नीम के बुरादा की तरह बनाकर उस पर गेहूं के बोरों को रखे। शर्त यह है कि कमरे की खिड़कियों और दरवाजे ठीक से बंद हो, जिससे चूहे और चिड़िया उसमें प्रवेश न कर सके। आप जानते हैं कि उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% अधिक कृषि उपज देता है। शुद्ध एवं स्वस्थ प्रमाणित बीज ही अच्छी पैदावार का आधार होता है। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक और अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय और पैसों की बचत होती है। प्रजनक बीज के आधार भी बीज का उत्पादन किया जाता है। प्रजनक बीज के थैलों में लगने वाले टैग का रंग सुनहरा पीला होता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। आधारी बीज का उत्पादन मुख्यतः राजकीय और कृषि विश्वविद्यालयों के प्रक्षेत्रों पर तथा कुछ चयनित प्रशिक्षित बीज उत्पादकों के प्रक्षेत्रों पर कराया जाता है। बीज के थैलों में लगने वाले टैग का रंग सफेद होता है। प्रमाणित बीज के उत्पादन आधारी बीज से किया जाता है। सामान्यतः यही बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है। इस बीज के थैलों में लगने वाले टैग का रंग नीला होता है। अच्छे बीज के कई गुण होते हैं। ये भौतिक और आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।